हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज हम यहां पर टाइम एंड टेंस की बात करेंगे। जी हां, टाइम एंड टेंस के असेसमेंट टेस्ट के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं पिछले दिनों आपके सामने उपस्थित हुआ। उपलब्ध कराए गए कुल 8 सेट में से 7 के आंसर और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि अब तक इससे आपको काफी हद तक फायदा पहुंचा होगा। टाइम एंड टेंस पर पूछे जाने वाले सवाल के बारे में आपको ये अनुमान हो गया होगा कि किस तरह का सवाल वहां पर पूछा जाता है और अब आप अधिकांशतः टाइम एंड टेंस के सवाल को कर पाते होंगे। आज हम यहां पर इस असेसमेंट टेस्ट का आखिरी सेट लेकर के उपलब्ध हुए हैं। जी हां, मैं असेसमेंट टेस्ट 8 की बात कर रहा हूं। इसमें उपलब्ध 12 क्वेश्चन को आंसर करेंगे। उसके पीछे कौन कौन से ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो कि टाइम एंड टेंस से जुड़े हुए हैं उसकी बात विस्तार से करेंगे। और यहां पर अगर आपने इससे पहले के असेसमेंट टेस्ट को नहीं भी बनाया है तो भी आप मेरे साथ नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। यहां पर आपको हम 20 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध करेंगे। उस समय सीमा के अंदर आपको उस क्वेश्चन को पढ़कर अपनी सूझबूझ जो टाइम एंड टेंस की नॉर्म्स आपने पढ़े हैं या जो जानकारी आपको पहले से है उसके हिसाब से आप उसको अटेम्प्ट करिए और फिर आंसर मिला करके यह समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार कौन सी ऐसी वजह रही कि मैंने कोई आंसर चुनाव किया, मतलब जिस हिस्से में जो गलती है उसकी वजह क्या है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि इस आखिरी असेसमेंट टेस्ट के 12 क्वेश्चन में कौन कौन से नॉर्म्स हैं और उनका आंसर क्या है। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और असेसमेंट टेस्ट 8 में मौजूद सभी 12 क्वेश्चन को बारी बारी से आपके सामने रखते हैं। आप उसे अटेम्प्ट करें, आंसर मिलाएं, एक्सप्लेनेशन को समझने की कोशिश करें। इस दौरान आपको बहुत सारे कंसेप्ट की जानकारी भी प्राप्त होगी। अगर उस एक्सप्लेनेशन में कहीं पर भी कोई दुविधा रह जाती है आप नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। सेशन को शुरू करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। भगा भगा करके नहीं देखिएगा वरना एक्सप्लेनेशन छूट जाएगा और नॉर्म्स आप सीखेंगे नहीं तो अगली बार फिर यही परेशानी आपको सताएगी। चलिए आज के सेशन का जो पहला सवाल है वो मैं आपके सामने ले आता हूं और मैं यहां पर आपके लिए समय की व्यवस्था करा दूं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है कि एज दे वॉच्ड, जैसे यहां पर देखा V2, दैट मीन्स कहानी जो है वो पास्ट की है। एज दे वॉच्ड द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्रॉड चेंट, ये V1 है। और आपको पता है कि अगर एक ही सेंटेंस है, एक ही क्रम में चल रहा है और एक ही समय की बात हो रही है तो दो प्रकार के वर्ब विशेष करके इस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते। यहां पर ये जो है वो गलत है। यहां होना चाहिए V2 का प्रयोग, दैट मीन्स यहां हो जाएगा चेंटेड और तब जाकर के सेंटेंस सही हो जाएगा कि एज दे वॉच द फुटबॉल मैच द ह्यूज क्रॉड चेंटेड इन यूनिसन, तब जाकर के सही हो जाएगा। और इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। बड़ा ही आसान सा सवाल जो है टाइम एंड टेंस का हो गया है। मुझे लगता है कि अब आप सबको ये अच्छे से समझ में आ जाता होगा कि भाई कहां क्या गड़बड़ी है, क्या प्रॉब्लम हो रही है और वहां पर क्या होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के मन में शिकायत रहती है कि सर मुझे पता तो चल जाता है कि बी में गड़बड़ी है बट क्या होगा ये समझ में नहीं आता। तो सर अभी पढ़ते रहिए, धीरे धीरे जब वो विकसित होगा कि आखिरकार क्या लगाना चाहिए, कौन सा सीक्वेंस है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ये गड़बड़ी होती है कि वो पढ़ लेते हैं बट समझने में उनको समय लगता है। जो चिंतन वाली प्रोसेस होती है ना वो उसमें समय लग जाता है। तो धीरे धीरे ये डेवलप होगा, अगर छोड़ देंगे तो फिर वहां पर गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर जो आंसर डी होने का कारण है कि यहां V1 वाले यानी कि पास्ट की कहानी है। सेंटेंस में पास्ट की चर्चा हुई है एज दे वॉच्ड और उसमें लगाया है V1 चैंट, जो कि गड़बड़ है, या होना चाहिए चैंटेड। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए सबसे पहले तो यहां पर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, इट इज टाइम। ये कई बार मैंने चर्चा भी की है और आप इसको जानते होंगे
ऑफलाइन क्लासेस में मैं इसको बता चुका हूं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। जो लोग नए हैं, जो सीख रहे हैं मेरे चैनल से, उनके लिए ये जानकारी है। वैसे मैं ये बता चुका हूं ऑलरेडी, जब मैं टाइम एंड टेंस के एपिसोड्स करा रहा था, उसके सेशन लेकर के आ रहा था। इट इज टाइम और इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये तीनों जो है ये लिखा होता है प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन ये इक्वल टू पास्ट को इंडिकेट कराता है, इंडिकेट्स पास्ट। तो यहां जो है सीधा सा, अब देखिए कि जैसे ही ये डिसाइड कराएगा, इंडिकेट कराएगा पास्ट को, तो ये जो यू डिसाइड लिखा हुआ है, जो कि मेरा V1 है, जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। चूंकि इट इज टाइम शुरू में लिखा हुआ है और इट इज टाइम एक्चुअली पास्ट को डिनोट करता है, तो क्या होना चाहिए यहां पर, यहां हो जाना चाहिए डिसाइडेड। यहां जो इस सवाल में ध्यान रखने वाली बात है, इस पर कई सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे। एसएससी में पूछा जा सकता है, बैंक में पूछा जा सकता है, स्टेनोग्राफी में पूछा जा सकता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जहां पर इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश सेक्शन है, उसमें इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। ये लिखा हुआ जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, बट पास्ट को सूचित करता है, इसलिए यहां पर डिसाइड नहीं, डिसाइडेड होगा। और जो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा आपका बी। मुझे नहीं लगता है कि अब आपको परेशानी होनी चाहिए। आगे अगर किसी सवाल में आपको मिलता है इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, मैं इतनी बार इसलिए बोलता हूं ताकि ये आपके जहन में रह जाए, और इसीलिए मैं भगा भगा करके देखने से भी मना करता हूं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां पर ये बड़ा ही अच्छा है सवाल, बहुत आसान है। कह रहा है एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन। यहां पर जो है बेहतर एक्सप्रेशन आएगा कि मैं चाहता था, बचपने में एक बच्चे के तौर पर मैं हमेशा चाहता था। ये ज्यादा बेहतर एक्सप्रेशन दे रहा है कि एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन, और तब जाकर के जो है ये सही हो जाएगा। और इसीलिए जो इस सवाल का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी। बड़ा ही आसान सा है, एक्सप्रेशन को देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर कहना क्या चाह रहा है। और एक्चुअली मैं शुरू से नॉर्म्स तो बताता ही हूं, मैं आपको जो है अपने सेशंस में भी, अपने ऑफलाइन क्लासेस में भी मैं हमेशा कहता हूं कि रूल्स पढ़ लो, बट रूल्स को कनेक्ट कहां करोगे जब तक सेंस डेवलप नहीं होगा आपके अंदर। भाई बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट ऐसे करते हैं, इसका ये रूल है, उसका वो रूल है, क्या आप आज तक अटैच कर पाए? क्योंकि आपने एक्सप्रेशन पर कभी काम ही नहीं किया। आपने यह समझने की कोशिश नहीं की कि दिए गए पैराग्राफ जो कि इंग्लिश में है उसका सेंस क्या है। आप पैराग्राफ देखते ही उसको हिंदी करने पे टूट जाते हैं। हिंदी नहीं करना है, उसका सेंस समझना है। और यह बात तो बिल्कुल आप कहें ही नहीं कि आपको सेंस समझ में नहीं आता, आपको सेंस समझ में आता है। आप हिंदी करने में असक्षम हो जाते हैं और आपको फिर लगता है कि आपकी इंग्लिश की जानकारी जो है वो बहुत बेकार है, ना के बराबर है। ये नहीं है। आप जब पढ़ते हो किसी पैराग्राफ को, इतनी बुद्धि है, इतना मुझे समझ में आता है कि बच्चों को इतनी बात समझ में आ जाती है कि भाई उनको ये समझ में आता है कि पैराग्राफ रिलेटेड किससे है, लिखा हुआ क्या है, और थोड़ा बहुत उनको समझने में आता है। तो ये सेंस डेवलप करना है। यहां पर जो कह रहा है एज अ चाइल्ड आई ऑलवेज वॉन्ट टू हैव अ बाइसिकल ऑफ माई ओन, तो यहां बिल्कुल यहां वांट की जगह पर वांटेड लगाएंगे, तब ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसलिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है। टाइम्स अप। देखा जाए यहां पर ये कंडीशनल क्लॉज यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक। तो मैंने पहले भी कहा था कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी
ये वुड का फॉर्मेट नहीं होता है। मैंने इससे पहले जो है जितने भी यहां पर असेसमेंट टेस्ट थे उसमें किसी जगह शायद असेसमेंट टेस्ट 6 में या 7th में मैंने इसकी चर्चा पूरे विस्तार से की है। वैसे भी कंडीशनल सेंटेंसेस को बताने के लिए मैंने बताया था कि अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्यूचर ये प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं, फ्यूचर में तो लिख ही नहीं सकते, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं तो मुझे प्रिंसिपल क्लॉज को फ्यूचर में लिखना होता है या जैसा दिया हुआ होता है उसका प्रेजेंट लिखना होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर हम पास्ट में लिखते हैं तो मुझे इधर वुड में लिखना होता है या जैसा दिया होता है उसका पास्ट लिखना होता है। और अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज में हैड प्लस V3 लिखते हैं तो प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस V3 लिखना होता है। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, वुड हैव डिस्कॉर्डेड, तो यहां क्या हो जाएगा, हैड आ जाएगा और उसके बाद रियलाइज्ड है ही, तो हैड प्लस V3 होगा। यहां पर वुड लिखना गलत है। वही कंडीशनल सेंटेंसेस का पेयर यहां पर लगा हुआ है सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज का, और यहां पर इफ के साथ वुड लगा हुआ है जो कि बिल्कुल कभी नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज में विल या विल का कोई भी जो फॉर्मेट है, कोई भी जो पैटर्न है वो वहां पर अप्लाई नहीं होता है, उस लिहाज यहां पर गलती है। और इसीलिए जो इस सवाल का आंसर है वो है आपका ए। आपने अगर इससे पहले के असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है आप उसको देख लीजिए, वहां पर भी ये मिल जाएगा। ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, उसके जो कॉम्बिनेशन है उसमें कौन कौन से पैटर्न लगते हैं, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आपको टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर आपको इसको देखना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां कह रहा है कि रमन obtained good marks not only in physics but also in biology which was full of difficult names। यहां जो उसके obtained mark की बात कह रहे हैं तो यहां पर होना चाहिए had, यहां पर had होना चाहिए। सिक्वेंशियल चेंज देखेंगे यहां पर उस हिसाब से सेंटेंस में कि रमन had obtained good marks not only in physics but also in biology which was full of difficult names। तब जाकर के ये सही होगा। रमन obtained good marks, यहां इस तरीके से लिखना जो है इस टाइम सीक्वेंस पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि इसमें एक टाइम सीक्वेंस है और आपको पता है कि टाइम इंटरवल जब वैलिड होता है वहां पर हम टेंस चेंज करके रखते हैं कि रमन had obtained good marks not only in physics but also in biology which was full of difficult names। और इसीलिए यहां पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। हम इसमें क्या करेंगे, ऑब्टेन से पहले हैड जोड़ेंगे, ये जो है एक टाइम गैप को डिफाइन करेगा और उस हिसाब से जो सेंटेंस दोनों जोड़ा गया है वो फिट बैठ जाएगा कि रामन हैड ऑब्टेन गुड मार्क्स नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन बायोलॉजी विच वॉज फुल ऑफ डिफिकल्ट नेम्स। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां क्या कह रहा है कि यस्टरडे नैना गॉट, जैसे यहां पर V2 है, द इंफॉर्मेशन दैट हर बेट्रोथेड, इसका मतलब होता है मंगेतर। अब देखिए कि डैड इन एन एक्सीडेंट, दैट मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन पाने से पहले की घटना है। फिर से मैं कह रहा हूं कि टाइम गैप यहां पर दिख रहा है और इसीलिए यहां पर हैड प्लस V3 होना चाहिए। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस में मैंने बताया था कि ऐसे अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट का दिया गया है, अकेला सेंटेंस है, तो उसको हमेशा हम पास्ट सिंपल में ही बनाएंगे, यानी कि V2 के साथ उसको बनाएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। लेकिन अगर दो पास्ट के सेंटेंस दिए हुए हैं और एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो कि पास्ट का है, उससे जो पुरानी घटना होगी उसको हम हैड प्लस V3 से बनाएंगे। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस यहां पर है कि इंफॉर्मेशन उसको मिली और उससे पहले उसके मंगेतर की मृत्यु हो गई इन एन एक्सीडेंट व्हाइल ट्रैवलिंग टू हिज होम टाउन। तो यहां पर जो है ये सीक्वेंस दिख रहा है, टाइम गैप भी दिख रहा है, इसलिए यहां पर जो है हैड होना चाहिए और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। मैंने ऐसा क्यों किया है, इस पर विशेष जो है 3 एपिसोड करके मैंने जो है प्रेजेंट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल वर्सेस पास्ट परफेक्ट, ऐसे करके मैंने वहां पर समझाया है।
उस एपिसोड को आप देखिए, ये सीक्वेंस समझ में आएगा। हम टेंस तभी चेंज करते हैं जब एक वैलिड टाइम इंटरवल होता है। जहां जहां वैलिड टाइम इंटरवल नहीं है वहां पर हम टेंस चेंज नहीं करते, और इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और इस सेंटेंस में कहानी वही है कि इंफॉर्मेशन और उसके मंगेतर की मृत्यु, इस दोनों के बीच में एक वैलिड टाइम इंटरवल है, इसलिए यहां पर हैड का जोड़ना जरूरी है। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है। द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, ये क्या है, कंटिन्यूअस में दिखा रहा है, पास्ट का कंटिन्यूअस है ना। कह रहा है आउटसाइड द हाउस, वेयर एज द यूथ वर सिटिंग, ये भी है इनसाइड। ये यहां पर ये भी कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस में क्या करते हैं हम, इज आर एम प्रेजेंट के लिए लिखते हैं, पास्ट के लिए क्या लिखते हैं, वॉज वर लिखते हैं, फ्यूचर के लिए क्या लिखते हैं, विल बी लिखते हैं, और इसके साथ हम वर्ब का V1 प्लस ING वाला फॉर्मेट यूज करते हैं। तो यहां पर इनसाइड एंड जब जुड़ा हुआ है तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए, यहां प्लेड नहीं, क्या हो जाएगा, वो प्लेइंग, है ना। क्या हो जाएगा, द यूथ वाज सिटिंग इनसाइड एंड प्लेइंग कैरम। आप प्लेइंग से भी काम चला सकते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को यहां पर इसको नहीं भी रखे तो चलेगा, बट द यूथ वाज सिटिंग इनसाइड एंड वो प्लेइंग कैरम। आप ये भी लिख सकते हो, वर को यहां से हटा भी दोगे तो इसी वर्ड से काम चल जाएगा कि वो अंदर बैठे हुए थे और कैरम खेल रहे थे, तब जाकर के इसका सेंस सही होगा। यहां पर जो V2 लिखा हुआ है ये सेंस नहीं दे रहा है, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है डी। अब देखिए ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, यहां पर किसी भी रूल को अगर आप देखें तो रूल के हिसाब से मैं यहां कुछ नहीं समझा सकता हूं। सीक्वेंस देखिए क्या है कि चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस वेयर एज द यूथ वर सिटिंग इनसाइड एंड प्लेइंग कैरम, एंड वो प्लेइंग कैरम आप ये भी लिख सकते हैं। क्योंकि वर्ड पहले मेंशन है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो दोबारा ना भी लिखे तो चलेगा, लेकिन यहां पर V2 का लिखना बिल्कुल अनुचित है। यहां मुझे वर्ब 1 प्लस ING ही लिखना पड़ेगा, तब जाकर के ये सेंटेंस जो है मेरा बिल्कुल सही होगा, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चले अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखा जाए क्या कह रहा है, रमेश प्रसाद, और चूंकि हम इनके लिए लिविंग के लिए हम पोर्शन के लिए हु यूज करते हैं, इज लिविंग इन पटना, यहां तक तो ठीक लग रहा है। लेकिन ये जो सेक्शन है ना, सिंस 1995, इसका यूज आप जरा देख लीजिए। फॉर इसका प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है ना, पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम में दो पॉइंट होता है, 0 to X मान लीजिए, मतलब जो शुरुआत होगा कुछ देर, 2 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 साल, इस तरीके का जो समय होता है उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम। और ये सब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सब के परफेक्ट कंटीन्यूअस में इस्तेमाल होता है। मैं तीनों जगह पर कह रहा हूं परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होता है। सिंस का इस्तेमाल होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है जिसमें एक पॉइंट जैसा हो, जैसे 8 बजना, 7 बजना, 1980, 1982। अब आपको यह लगेगा कि सर 1980 कैसे पॉइंट हो गया, उसमें तो 12 महीने होते हैं। नहीं, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं ईयर की बात कर रहा हूं, मंथ्स की बात नहीं कर रहा हूं। जब बोलता है सवेरा, मॉर्निंग, वो मैं पहर की बात कर रहा हूं, सुबह, दोपहर, शाम, रात, 4 पहर होते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सुबह के आवर्स नहीं काउंट कर रहा हूं कि 4:30 बजे से लेकर के 11:59 तक जो है मॉर्निंग ही काउंट करते हैं। मैं आवर्स काउंट कर ही नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं महीना, तो मैं उसमें दिन काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मार्च एक महीना है जो कि पॉइंट है। तो उस लिहाजन ये जो इस्तेमाल होता है वो वही परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके साथ रिस्ट्रिक्शन है कि ये प्रेजेंट में होता है और पास्ट में होता है। फ्रॉम का इस्तेमाल हम सेम सेंस में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, और वो करते हैं हम फ्यूचर में। ये ध्यान रखेंगे कि फॉर का इस्तेमाल जो है हम तीनों के लिए करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं, पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए करते हैं।
सिंस का प्रयोग हम सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाने के लिए, और फ्यूचर के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो चूंकि यहां पर टाइम दे दिया है, इसीलिए यहां पर होना चाहिए हैज बिन लिविंग इन पटना सिंस 1995, क्योंकि जब समय दे देगा तब हम सिंपल कंटीन्यूअस नहीं लिख सकते, मुझे परफेक्ट कंटीन्यूअस लिखना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा फॉर, सिंस और फ्रॉम का यूज फॉर तीनों टेंस में इस्तेमाल होता है, सिंस प्रेजेंट और पास्ट में, फ्रॉम फ्यूचर में। फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है, इसका आंसर है ए। हम क्या करेंगे, इसके कंटीन्यूअस को चेंज करके परफेक्ट कंटीन्यूअस बना देंगे और तब जाकर के बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए क्या कह रहा है, सुमन अपील्ड, और यह है V2, दैट मीन्स है कहानी पास्ट की, टू द मैनेजिंग कमिटी दैट ही में होना चाहिए। ये प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, इसका जो पास्ट होता है वो होता है माइट। चूंकि हमारा सेंटेंस पास्ट का है इसलिए हमको इसको लिखना पड़ेगा यहां पर, माइट। मे का प्रयोग गलत है। और आगे भी देखिए, मे बी अलाउड, पास्ट पार्टिसिपल है, ये पैसिव का फॉर्मेट है ना, पास्ट पार्टिसिपल है, ये भी आपको समझना चाहिए। जो मॉडल वर्ब है प्लस बी और प्लस पास्ट पार्टिसिपल देखिए यहां पर है, लेकिन ये जो मॉडल वर्ब है मे, इसका प्रयोग गलत हुआ है। मे का प्रयोग जो है हम पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, बट वो प्रेजेंट के लिए करते हैं। उसके पास्ट के तौर पर हम माइट का प्रयोग करते हैं। चूंकि मेरा सेंटेंस पास्ट में है, सुमन अपील्ड टू द मैनेजिंग कमिटी दैट ही माइट होना चाहिए यहां पर, और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। यहां क्या करेंगे, मे को माइट में चेंज करेंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए यहां से लेकर के यहां तक रिस्ट वॉच, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज। क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए, हर फादर वुड हैव बीन प्लीज्ड टू गेट हर अ रिस्ट वॉच, यहां पर है गेट हर अ रिस्ट वॉच, यहां तक ये प्रिंसिपल क्लॉज है। अब जरा इसको देखिएगा, कह रहा इफ सी वुड हैव वर्कड। अब यहां इफ सबसे पहले तो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। और आपको अभी मैंने कुछ देर पहले ही, 2-3 सवाल पहले मैंने ये बताया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज में कभी भी विल या विल का कोई फॉर्मेट इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहां पर ये वुड का प्रयोग गलत है। इसमें होता क्या है, 3 इसका जो है कॉम्बिनेशन है। पहला है प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल या जैसा दिया हुआ है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल, सबऑर्डिनेट में पास्ट, तो प्रिंसिपल में वुड या जैसा दिया हुआ है उसका पास्ट, सबऑर्डिनेट में हैड प्लस V3, तो प्रिंसिपल में वुड हैव प्लस V3। चूंकि यहां पर वुड हैव प्लस V3 लिखा हुआ है तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, हैड लाना पड़ेगा। हैड वर्कड हार्डर एंड सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द यूनिवर्सिटी, तब जाकर के ये सही होगा, मेरा जो कॉम्बिनेशन है वो फिट बैठेगा। इसीलिए, और वैसे भी वुड का कॉम्बिनेशन, वुड का प्रयोग इफ के साथ कंडीशनल सेंटेंस में बिल्कुल गलत है, और इसीलिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार आप ये सेशन देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि इस कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको और जानकारी प्राप्त करनी है, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, टाइम एंड टेंस में सब कुछ मौजूद है, उसको देखिए। परेशानी हो तो लिख करके आप मुझे पूछ सकते हैं। हाँ, इस दौरान बच्चों से बस मैं इतनी सी अपील करूंगा कि आप अपने मार्क्स बताइए, कौन कौन सा गलत हुआ वो भी बताइए। चैनल के साथ इन्वॉल्व नहीं होंगे, लाइक नहीं करते आप लोग देख लेते हैं, एक तो वीडियो भगा भगा के देखते हैं, जो एवरेज वॉच टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कुछ जरूर आते हैं, 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और चले जाते हैं। देखिए, पढ़ाई का, मेहनत करने का, सीखने का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपको करना पड़ेगा।
आप करो मेहनत या आपके बदले कोई और करे मेहनत, लेकिन मेहनत के बदले ही आपको कुछ मिल सकता है। अब ये जो मैं कह रहा हूं कोई और करे मेहनत, हाँ पिताजी मेहनत करेंगे, पैसे वैसे लगाएंगे, पैरवी वैरवी लगाएंगे, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब चीज करना भी नहीं चाहिए। जब आपकी अपनी जीत नहीं है तो वैसी जीत पर लानत है। धिक्कार है ऐसे स्टूडेंट होने का कि जब आप खुद से कुछ नहीं सीख सकते। तो बेहतर है कि आप कोशिश करें। रुलाएगा, परेशानी होगी, समझ में नहीं आएगा, लेकिन लगे रहेंगे तभी तो जीतेंगे। अगर आप छोड़ करके निकल लेंगे तो वहां जीत कहां होगी, लोग आप पर हंसेंगे। तो इस बात से जो है डर करके नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने ज्ञान संवर्धन के लिए, अपने आप को अच्छा करने के लिए, एक इंसान होने के लिए, उसको साबित करने के लिए जरूर करना चाहिए और डटे रहना चाहिए। कोशिश करते रहे। समस्याओं के समाधान और आपके सवाल का जो है मैं हमेशा स्वागत करता हूं। तो जहां कहीं भी दिक्कत हो आप लिख करके मुझे बताइए जरूर, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या परेशानी हो रही है, हम उसका निदान करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल लिया जाए और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए नो सुनर डिड, और डिड का कॉम्बिनेशन आपको पता है ना कि डिड के साथ ये V2 विद हेल्पर कभी नहीं होगा, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। यहां क्या हो जाएगा, अराइव। बहुत कॉमन सा है। अगर हम बनाते हैं ही प्लेड, बहुत नॉर्मल सा है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो दिक्कत है, आपको बेसिक पढ़ना चाहिए। इसको क्या करते हैं, ही डिड नॉट, और जब भी हम डिड नॉट का यूज करते हैं तो हम बगल में प्ले लिखते हैं, क्योंकि हेल्पर मेरा जो है उस फॉर्म के बदले काम कर रहा होता है। तो हमने चूंकि यहां पर डिड ऐड किया है तो इसीलिए यहां पर अराइव नहीं, अराइव होना चाहिए। बहुत ही आसान सा है ये, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। दूसरे वाले हिस्से में अराइव्ड को अराइव कर देंगे और ये सही हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल है और स्टैटिक बिहेवियर का सवाल है। जी हां, स्टैटिक बिहेवियर का सवाल है। स्टैटिक बिहेव की बात मैं यहां पर कर रहा हूं कि सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, द प्रोग्राम विच केम, सबसे पहले तो यहां V2 लिख दिया, ये पास्ट हो गया। कह रहा ऑन सोनी टीवी दीज डेज, इन दिनों, तो और साथ में क्या कह रहा आगे, इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो जो अभी आता है, इन दिनों आता है, बहुत इंटरेस्टिंग है। स्टैटिक बिहेवियर की बात कर रहा है, आज के समय की बात कर रहा है कि वो प्रत्येक दिन किसी समय पर जो टेलीकास्ट होता है सोनी टीवी पर, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। चूंकि कहानी प्रेजेंट की है इसलिए यहां पर पास्ट लिखना गलत है, यहां होना चाहिए कम्स। क्या हो जाएगा, द प्रोग्राम विच कम्स ऑन सोनी टीवी दीज डेज इन द इवनिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, तब जाकर के ये सही हो जाएगा। कहानी आगे की प्रेजेंट की है, इज वेरी इंटरेस्टिंग से हमको समझ में आता है कि ये प्रेजेंट की कहानी है। साथ में स्टैटिक बिहेवियर है, भाई प्रोग्राम है, वो एक सीरीज टाइप होगा जो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने चलता है, प्रत्येक दिन या ऑल्टरनेट डेज पर जो है टेलीकास्ट किया जाता है। तो उस चीज को देखते हुए यहां पर केम वैसे भी लिखना उचित नहीं है, होना चाहिए कम्स, और इसीलिए जिस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। उम्मीद करता हूं कि अभी तक सवाल आपके सामने रखे गए, ये सब के सब आपके लिए आसान थे और आपको अच्छे अंक प्राप्त हुए होंगे। आप अपने अंक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सूचित जरूर करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि क्या इस सेट में आपको समस्या हुई। अगर समस्या हुई है तो समस्या लिखिएगा जरूर। बहुत जल्द हम कमेंट बॉक्स का सेशन लेकर के आएंगे। इधर इन दिनों वैसे मैं उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहुत सारे कमेंट बचे हुए हैं। मैं इस वीक में कोशिश करूंगा कि कमेंट बॉक्स लेकर के आपके सामने उपलब्ध जरूर हूं। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग यहां पर पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। एक और विशेष बात, लाइक और कमेंट करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। ये करते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि आप सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। साथ में वीडियो भगा करके देखेंगे तो आपको जो है ग्रामेटिकल कंसेप्ट और मेरी स्ट्रेटजी समझ में नहीं आएगी।
तो फिर आपके लिए वो फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर आप इस 8 जो असेसमेंट टेस्ट यहां पर उपलब्ध कराया गया है, जो कि ये जो असेसमेंट टेस्ट 6 का सॉल्यूशन है, उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, मैं यहां पर भी 8 क्वेश्चन के लिंक उपलब्ध करा देता हूं, आप उसको बाद में भी ट्राई करो। अगर आपको किसी और जगह से भी कोई सवाल है, कुछ भी ऐसी परेशानी होती है या कोई ग्रामेटिकल नॉर्म समझने में परेशानी होती है, नीचे लिख करके मुझे सूचित जरूर कीजिएगा। बहरहाल समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन आप प्रयास करते रहिए, टाइम एंड टेंस के साथ जुड़े रहिए। अभी भी सवाल अगर आपको डिफरेंट सोर्स से मिलता है, बनाते रहिए, पूछते रहिए। अगले दिन इसी प्रकार के एक और रोचक एपिसोड के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए लर्निंग विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।